तो हेलो वेलकम गाइस, ज़ाटस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और क्या क्वेश्चन मेरे एग्ज़ाम में पूछे गए थे। और मेरे कुछ जो हैं जैसे सब्सक्राइबर हैं उनका कल एग्ज़ाम है, तो उनको भी थोड़ी हेल्प हो जाए, और जिनका नेक्स्ट एग्ज़ाम है उनको भी बहुत हेल्प होने वाली है इस वीडियो से। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने जो पेपर का लेवल डिकोड किया है उससे मुझे लगता है आपको थोड़ी हेल्प तो होगी। मेरे को पता है 5 नंबर 10 नंबर की हेल्प तो मैं आपकी कर ही दूँगी, क्योंकि मेरा पेपर आपसे पहले हुआ है ना, तो मुझे पता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आपको एग्ज़ाम में क्या करना है जिससे आपके, खैर मेरे तो 144 ही नंबर आ पाए हैं, लेकिन आपके ज़्यादा आ सकते हैं अगर आप पहले से थोड़ा, मेरे से थोड़ा पहले से अगर आप पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम का लेवल क्या है। तो मुझे जहाँ तक लगा कि एग्ज़ाम का लेवल इतना भी टफ़ नहीं है और इतना भी इजी भी नहीं है कि जितना आप रिव्यू में एनालिसिस में सुन रहे होंगे कि पेपर बहुत इजी आ रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो इतना ज़्यादा नहीं लगा। तो अभी हम बात करते हैं कि पेपर 4 पार्ट में डिवाइड है, आपको पता होगा, आपने पहले से पढ़ रहे होंगे। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। तो किस सेक्शन में किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और आप उसको किस टाइप से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन ए के बारे में। तो सेक्शन ए में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो बहुत इजी पूछे जा रहे हैं। मतलब आप जैसे आपने अगर थोड़ा भी न्यूट्रिशन वाला पोर्शन पढ़ा होगा, विटामिन्स पढ़े होंगे, और आपने जो बेसिक जो टीकाकरण हुआ और बीमारियां हुई, ये सब चीज़ें अगर आपने बेसिक भी पढ़ी होंगी तो भी वो आपसे बन जाएगी, क्योंकि उसमें थोड़ा मुझे इजी लगा, क्योंकि उसमें ना क्वेश्चन इतना लेंथी नहीं पूछा है और फैक्चुअल चीज़ें हैं, तो इतना ज़्यादा मुझे उसमें कुछ टफ लगा नहीं। तो वो आप इजीली कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें लॉजिकल वाले पार्ट की, तो उसमें क्या दिक्कत हो रही है ना, उसमें क्वेश्चन, अब जैसे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको योजनाओं के मिलेंगे। जैसे मेरे में लॉजिकल पार्ट में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन थे। जिस एक में सुकन्या समृद्धि योजना पूछ रखा था, प्रधानमंत्री ग्राम वाली योजना जो है ना, ग्रामीण सड़क वाली, वो पूछ रखी थी, आदि आदर्श ग्राम योजना कैसे संचालित होती है वो पूछ रखी थी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है ना, योजनाओं का क्या लेवल है, मतलब ऐसे डायरेक्ट उठा के नहीं पूछना है कि इसका संबंध किससे है। अब जैसे उन्होंने पूछा, आदि आदर्श ग्राम जो योजना में जो गांव सिलेक्ट होते हैं वो कौन सिलेक्ट करता है, मतलब राज्य सरकार सिलेक्ट करती है, केंद्र सरकार सिलेक्ट करती है, या फिर पंचायत खुद सिलेक्ट करती है। तो वो इस टाइप के क्वेश्चन उसमें बन रहे हैं। जैसे जो मेरा मतलब अब जैसे मैं उसकी बात करूं, अब जैसे योजनाओं का तो आप समझ गए, तो आपको क्या करना है ना, जैसे अब जैसे किसी का तो कल परसों में पेपर है तो वो इतना डीपली अभी पढ़ नहीं सकता है, लेकिन अगर आपका अप्रैल में पेपर है तो आप थोड़ा ना योजनाओं के वो पढ़िए, उद्देश्य पढ़िए, और वो संचालित कैसे की जा रही हैं वो पढ़िए, तो वो भी बहुत मैटर करता है। क्योंकि क्वेश्चन मुझे कुछ इस टाइप से ही लगे थे कि वो यही पूछना चाह रहे हैं कि ये योजना कैसे काम कैसे कर रही है। मतलब बेसिकली उनका पूरा पेपर इसी चीज़ पे बेस है कि कौन सी योजना कैसे काम कर रही है, कौन सा, अभी जैसे आप पर्यवेक्षक बन गए तो आप कैसे काम कर रहे हैं, आंगनबाड़ी है तो वो कैसे काम कर रही है। सारी चीज़ें उन्होंने मतलब एक वो पैटर्न सा सेट कर रखा है। और फिर अभी बात की जाए रीजनिंग वाले पोर्शन की, तो रीजनिंग में रेंज के क्वेश्चन थे कुछ। अभी उन्होंने ना ऐसा किया, जैसे कुछ उन्होंने बोला कि जैसे इस गांव में इतना टीकाकरण, इतनी महिलाओं ने टीकाकरण करवाया है। फिर उन्होंने कुछ डिजिट दी कि 150, 200, 300, 400, 500, ऐसे 6 वो दिए थे, 6 डिजिट दी थी, और फिर उसका रेंज निकालने को बोला था। तो इस टाइप के क्वेश्चन मेरे पेपर में कम से कम 4 से 5 दिखे मुझे, लॉजिकल वाले पार्ट में, सेक्शन बी में है ना। तो ये पूछे जा रहे हैं। बाकी मैथ्स की बात की जाए तो उसमें परसेंटेज वाले क्वेश्चन थे कुछ, एक वो स्पीड वाला था, टाइम एंड स्पीड वाले जो होते हैं ना, और बस इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें आ रहे हैं। लॉजिकल वाला पार्ट इतना मुझे वो नहीं लगा डिफ़िकल्ट। पर बात की जाए सेक्शन सी और डी की, उसका सारा खेल हो रहा है, सारा खेल सेक्शन सी और डी का है। और दूसरी बात, सेक्शन सी जो मैनेजमेंट वाला पार्ट है ना, उसमें आपको लीडरशिप के क्वेश्चन मिलेंगे। तो वो लीडरशिप, अब जैसे आप रिव्यू में सुन रहे होंगे कि बच्चे आके बोलते हैं कि वो क्वेश्चन इस टाइप के दे रहे हैं, लाइक सिचुएशन बेस्ड दे रहे हैं, तो सिचुएशन बेस्ड इसी टाइप के क्वेश्चन दे रहे हैं कि अगर आप वो इस टाइप के, आपको उसमें कुछ नहीं करना। मैं आपको बताती हूँ सिंपल, आपको कुछ नहीं करना, आपको खुद को उस जगह पे रख देना है। वो पूछ भी यही रहे हैं, अगर आप ये हैं तो आप इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे। तो बस वही करना है, खुद को उस जगह पे रख के, और फिर अपना दिमाग लगाना है कि अब इस सिचुएशन में अगर आप हो तो आप क्या कर सकते हो। और अब बात की जाए सेक्शन डी वालों की, तो डी में क्या कर रहा है ना, उन्होंने बहुत लेंथी क्वेश्चन डाल रखे हैं और ऑप्शन भी उन्होंने लेंदी दे रखा है। तो आपको, और एक तो इतना शुद्ध हिंदी में उन्होंने पेपर बना रखे हैं कि आप पहले क्वेश्चन पढ़ोगे,
अब जैसे मेरा तो इंग्लिश मीडियम है, हिंदी इंग्लिश में दोनों से ही किया था, तो मैंने पहले हिंदी पढ़ी, फिर इंग्लिश पढ़ी, फिर ऑप्शन पढ़े, फिर दोबारा से क्वेश्चन पढ़ा क्योंकि ऑप्शन समझ नहीं आए। तो इस टाइप की चीज़ों में थोड़ा सा टाइम उसमें लग रहा है, तो आपको टाइम का बहुत ध्यान रखना है। आपको क्या कोशिश करनी है कि आपका जो पार्ट ए है, मतलब सेक्शन ए है, वो आप 20 से 25 मिनट में कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके क्वेश्चन इतने लेंदी नहीं होते। उसमें आपको ज़्यादा सोचना नहीं है क्योंकि वो फैक्चुअल होता है। तो आपको जो आंसर समझ में आए, जो फर्स्ट उसमें आए कि हाँ ये हो सकता है, उसको तुरंत टिक कर दें, तो उसमें आपका टाइम बचेगा। फिर आपको जाना है सेक्शन सी या डी पे, फिर आपको वो करना है, उसको करिए फटाक से। सी कर लीजिए क्योंकि वो थोड़ा इजी होता है, मतलब इतना भी नहीं, पर फिर भी डी के कंपैरिजन में वो थोड़ा सा कम टाइम में हो जाएगा। फिर आपको सेक्शन डी पे जाना है क्योंकि उसके क्वेश्चन थोड़े लेंदी रहेंगे और उनको करने में थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगेगा। अगर आप पहले ही अपना पूरा दिमाग उनमें ईजी पोर्शन में लगा देंगे तो अपना माइंड इतना भी काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ आपको 3 घंटे स्क्रीन के सामने फोकस होना है। तो आपका दिमाग बिल्कुल एकदम ऐसा होना चाहिए कि आप भटके ना। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन देख के ब्लैंक हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन इतना बड़ा होता है, हमको क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा होता है, फिर हम आंसर कैसे समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो हमको इन चीज़ों से डील करना है, तभी हम अच्छा कर पाएंगे स्कोर। क्योंकि एग्ज़ाम तो वो है 200 क्वेश्चन का, लेकिन वो उस 200 में भी उन्होंने इतना उसमें टाइम वो कर दिया है कि बच्चा टाइम मैनेज ना कर पाए। तो यही सब चीज़ें चल रही हैं। और सबसे बड़ी बात, पेपर कैसा आ रहा है, तो पेपर में आपको जब आप जैसे अभी क्या हो रहा है ना, जो बच्चों के ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं मैं बताती हूँ। उन लोगों ने क्या कर रखा है ना, पेपर में जैसे जो इजी क्वेश्चन दिए हैं उन्होंने, उस पर जैसे क्वेश्चन अगर उन्होंने पॉजिटिव में पूछा है कि ये योजना से क्या लाभ होता है, तो वो ऑप्शन आपको 3 ऑप्शन आपको ऑलरेडी नेगेटिव दे देंगे। आप देख के समझ जाएंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता। बेसिकली मेरे को पूरे पेपर में ये चीज़ समझ में आई है कि आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना है कि आपको ये समझ में आ जाए कि ये ऑप्शन है। जो आपने कुछ यूट्यूब वीडियो में देखी होगी, वो लोग बोल रहे हैं कि आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना है, तो वो इसीलिए बोल रहे हैं कि वो पूरा पेपर ऐसा ही है, आपको ये डिसाइड करना है कि ये वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। ऐसे करके आप 2 ऑप्शन तो वो बिल्कुल ऐसे दे रहे हैं कि आपको ऑटोमेटिकली समझ आएगा कि ये तो है ही नहीं। फिर वो जो 2 बच रहे हैं उनमें आपको ये देखना है कि क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो आंसर भी पॉजिटिव में होगा। अब उन्होंने किसी योजना के लाभ पूछे हैं तो वो लाभ ही उसमें मेंशन करेंगे ना, तो वो उसका आंसर नेगेटिव में हो ही नहीं सकता। तो इस टाइप की चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना है। और मैं सही बताती हूँ, अब आप लोग बोलोगे कि सब ऐसे ही बोल रहे हैं कि किसी ने पढ़ाई नहीं की। एक्चुअली हो क्या रहा है ना, जैसे किसी ने टीचिंग का कोई कर रहा है, कोई कुछ किसी दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो वो उस पर थोड़ा उसको फ़ायदा मिल रहा है। बाकी 100 क्वेश्चन तो वो लोग ऐसे ही दे रहे हैं कि वो कोई भी कर लेगा, आप ही कर लोगे, आप टेंशन मत लो। 100 से कम तो किसी के नंबर उसमें आ ही नहीं सकते, क्योंकि वो मैं बोल रही हूँ ना, वो अलग ही उन्होंने दे रखा है। कुछ क्वेश्चन पूछा है और 3 ऑप्शन उसके नेगेटिव या पॉजिटिव दे दिए, और बाकी एक आंसर आपको अलग ही दिख जाएगा। कुछ क्वेश्चन तो वो बहुत इजी पूछ रहे हैं, बहुत इजी, मतलब वो बोल रहे हैं ले लो नंबर, फ्री में ले लो। तो इस टाइप की चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं, तो इसलिए लोगों के इतने ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने पहले से पढ़ रखा है वो थोड़ा बहुत 50-60 नंबर अपने खुद की मेहनत से ला रहे हैं, बाकी 100 नंबर तो वो खुद ही दे रहा है। ऐसा चल रहा है। तो पूरा खेल आपकी माइंड का है, और गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है, तो अभी आपका अगर नेक्स्ट पेपर है तो खुद को बहुत रिलैक्स करके जाएं, कुछ खा पी के जाएं, और 3 घंटे बैठना, फिर आप उसमें वॉशरूम में नहीं जा सकते तो ज़्यादा पानी भी ना पिएं, वरना फिर आपको कोई डिफ़िकल्टी होगी ना, मतलब होती हैं बहुत सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। और माइंड का सबसे ज़्यादा खेल चल रहा है, समय का और माइंड का। अगर आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड ठीक है तो आप बहुत अच्छे से कर लेंगे और आसानी से 150 कर लेंगे। मेरा नहीं हो पाया वो बात अलग है, क्योंकि शायद मैंने, वही बात है ना, जो योग्यता होनी चाहिए शायद मैंने थोड़ा कम पढ़ा होगा उस हिसाब से, तो मेरा नहीं हो पाया। इसमें मुझे इस बात का वो भी नहीं है, क्योंकि मैंने सच में नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरा MPPSC का एग्ज़ाम था 16 को, उसके बाद 8-15 दिन तो मैं उसमें ही थी। रिज़ल्ट आया, डिस्टर्बेंस हो ही जाता है, तो वही चीज़ें थी। तो जिस हिसाब से मैंने पढ़ाई की थी उस हिसाब से मेरे नंबर आ गए। तो जिस हिसाब से आपने मेहनत की होगी तो विश्वास रखिए आपके भी उससे ज़्यादा और अच्छे ही नंबर आएंगे, क्योंकि मेरे टेस्ट में 110, 100, 110 इतना ही स्कोर हुआ था। टेस्ट मैंने 1-2 लगाए थे फ्री वाले विनर्स के जो चलते हैं, तो उनमें मेरा इतना ही स्कोर हो रहा था। तो मुझे तो इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि मेरा 144 आ जाएंगे, पर वो पेपर का लेवल थोड़ा चल रहा है इस टाइप का। तो आपको वही करना है, आपको क्या करना है ना, जो इजी क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं उनको जल्दी जल्दी सॉल्व करके टिक करना है, ताकि आप बड़े क्वेश्चन के लिए टाइम बचा पाएँ और ईजिली कर पाएँ। अब मेरे साथ क्या हुआ था ना, एग्जाम सेक्शन ए मैंने कर लिया था, कम से कम 28 मिनट में मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था वो। अब उसके बाद मैं चली गई सेक्शन डी पे। अब भाई उसमें मेरा पूरा लग गया, 1 घंटा लग गया। अब
3 घंटे का पेपर था, 1 घंटा मेरा पूरा उसमें लग गया। मतलब समझ लो मेरे पास सिर्फ 1.5 घंटा बचा था और मुझे सेक्शन बी और सी करना था। फिर मैं सेक्शन सी पे गई, फिर मैंने उसको किया, 35 मिनट्स कुछ मुझे उसमें लगे। फिर सेक्शन बी किया, फिर भी मेरे पास 10-20 मिनट बच गए थे क्योंकि मैंने मैथ्स सॉल्व नहीं की थी, रीजनिंग सॉल्व नहीं की थी। रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने लायक है भी नहीं। अब मतलब जो अब जैसे वो रेंज वाले क्वेश्चन वो मैंने पढ़े नहीं थे, वो मुझे आ ही नहीं रहे थे, लेकिन जो थोड़े थे, अब जैसे उसका था ब्लड रिलेशन का, सिर्फ एक ही क्वेश्चन था तो वो बहुत ईजिली हो गया था। और ऐसे इजी क्वेश्चन थे, जैसे दिया था 2, 4, 8, इसके आगे क्या, तो ऑब्वियसली 2+++ चल रहा है तो 10 ही होगा। तो रीजनिंग बहुत इजी पूछी जा रही है। मैथ्स रीजनिंग का आपको बिल्कुल लोड नहीं लेना है। आपको लोड लेना है तो आप लीजिए सेक्शन डी का, क्योंकि उसमें बहुत घुमावदार क्वेश्चन पूछे जाना है, टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम मैनेज करना है और क्वेश्चन को अच्छे से समझ के करना है। और बाकी के क्वेश्चन क्या आ रहे हैं वो मैं आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो मेरा ज़रूर देखिएगा। और जिनका कल पेपर है, मुस्कान वगैरह, बहुत सारे मेरे पास में ऐसे कमेंट आ रहे थे, तो बेस्ट ऑफ लक आपको, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। एकदम रिलैक्स रहें, चिल करें, बिल्कुल मस्त और अच्छे से पेपर दें, क्योंकि मैंने भी बिल्कुल इतना ज़्यादा लोड नहीं लिया था एग्ज़ाम का, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी और लोड लेना भी नहीं है, क्योंकि उससे क्या होता है ना, ये मैं बोल रही हूँ ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए पेपर में, तो वो अपना ख़राब हो जाएगा। आप अगर इतना सोचोगे कि क्या होगा तो कुछ नहीं होगा, जो होना होगा वो हो ही जाएगा। तो इतना लोड नहीं लेना है। बाकी ध्यान से चीज़ें करें, सिग्नेचर वगैरह का भी ध्यान रखें, सेम सिग्नेचर करें हर जगह पे, नहीं वरना आप चेंज कर दें, जो आपने फॉर्म भरते टाइम किया था वही सिग्नेचर करें। बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और बाकी सबको बेस्ट ऑफ लक। सबका स्कोर 150+ जाए, मैं तो यही चाहती हूँ, और सबका सिलेक्शन हो। तो अब वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और जो लोग बोल रहे थे मेरे को कमेंट करके कि आप ये हैंड का इतना यूज़ क्यों करती हो, तो भाई वो बोलते टाइम ऐसे समझाना पड़ता है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं ये ओवर स्मार्ट बनने के लिए कर रही हूँ।